ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 2021 में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 2021 में इसे कॉर्पोरेटाइजेशन के अंतर्गत लाया गया था। और जब इसे कॉर्पोरेटाइजेशन के अंतर्गत लाया गया तो इसके अंदर की 7 कंपनी को रक्षा मंत्रालय ने अपने अंडरटेकिंग में ले लिया था। 7 कंपनी को डिफेंस सेक्टर अंडरटेकिंग में आ गई थी। तो 7 कंपनी डिफेंस, ठीक है ना, डिफेंस सेक्टर अंडरटेकिंग में आ गई थी। अंडरटेकिंग, ठीक है ना, अंडरटेकिंग में आई थी। ये बात पुरानी है, कब की है सर? 2021 की। एक्चुअली भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 2021 में कॉर्पोरेटाइजेशन किया। उस वजह से 7 कंपनियां डिफेंस सेक्टर अंडरटेकिंग में आ गई। उन्हीं में से एक है यंत्र इंडिया लिमिटेड, जिसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई अब ये मिनी रत्न 1 के दर्जे में आ गई है। मिनी रत्न 1 कैटेगरी क्या होता है? याद रखो, वो कंपनियां जो पिछले 3 साल से लाभ में हो, 3 साल से एटलीस्ट लाभ में हो, मिनिमम इन 3 सालों में किसी एक वर्ष 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार उनका रहा हो, ज्यादा का व्यापार रहा हो, तब उन्हें दिया जाता है मिनी रत्न 1 का दर्जा। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की नई मिनी रत्न कंपनी घोषित हुई है, मिनी रत्न 1 कंपनी। तो ये बात, ये कभी कभी पूछ देता है कि एक स्टूडेंट कह रहा है सर आप एसएससी जीडी की तैयारी कब कराओगे? 2-3 दिन से शुरू कर देंगे और एमटीएस की तैयारी को आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे ले जाएंगे। आइएगा, यंत्र इंडिया लिमिटेड अक्टूबर 2021, इसी की मैं बात कर रहा था, इसी कॉर्पोरेटाइजेशन की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो अब यंत्र इंडिया लिमिटेड भारत का नया मिनी रत्न 1 बन चुका है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये खास करके वनडे एग्जाम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 4 तारीख को मैंने रिवीजन करवाया था तो ये छूटा था, इसको जरा कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और किस राज्य के बीच पेन्योर नदी जल विवाद के लिए एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया है? समझना ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। लल्ला किया है कर्नाटक के कोलार जिले में। देखो ये मुद्दा क्या है, कर्नाटक के कोलार जिले में, कोलार जिला, वहां पे एक नदी फुल फ्लो करती है जिसका नाम है मार्कंडे नदी, ठीक है ना, मार्कंडे नदी, कोलार जिला में मार्कंडे नदी। मार्कंडे नदी इसकी सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। किस नदी की सहायक है? पेन्नार नदी की, पेन्योर नदी की सहायक नदी है, ठीक है, पेन्योर नदी की, ठीक है ना। तो हुआ क्या, ये कहां से निकलती है सर? ये मार्कंडे नदी जो है ये कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक के कोलार जिला में मार्कंडे नदी, ये इसकी सहायक है। और इसका पानी कहां निकल जाता है गुरुजी? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने 2018 में, ये मुद्दे जब समझ लोगे ना तब समझ पाओगे। तो जब तमिलनाडु ने 2018 में एक केस किया कर्नाटक के ऊपर कि आप जो आपके राज्य कर्नाटक से कोलार जिले से मार्कंडे नदी जो इसकी सहायक है, इसकी सहायक नदी पे आपने क्या किया, कर्नाटक ने क्या किया, एक बांध बना दिया, बांध बनाया, चेक डैम, ठीक है ना, एक चेक डैम बना दिया और साथ ही साथ इसकी दिशा घुमा दी, दिशा बदला, थोड़ा ही दिशा बदला। इस वजह से इन्होंने क्या दिक्कत आया कि तमिलनाडु के निचले तटीय इलाकों में पानी की समस्या आने लगी। तो तमिलनाडु ने कर्नाटक के ऊपर मुकदमा किया, जिस मुकदमे को कहा गया पेन्योर नदी जल विवाद। अब चूंकि दो राज्यों के बीच का जो मुकदमा होता है वो कौन देखता है सर? तो सुप्रीम कोर्ट देखता है। सुप्रीम कोर्ट
किस आर्टिकल के अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो विवाद होगा, अब जैसे ये अंतरराज्यीय नदी विवाद है तो उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो, हम तुम लोग के बीच में, कर्नाटक तमिलनाडु, आपके बीच में एक विवाद न्यायाधिकरण गठित कर देते हैं, वो ऐसा मुद्दा संभाल देगा। तो अब तुम समझो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया। एक तो आपके पेन्योर नदी जल विवाद किन नदियों के बीच में है, किस आर्टिकल का उपयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मार्कंडे नदी किसकी सहायक नदी है, पेन्योर नदी कहां स्थित है, समझ लो कई क्वेश्चंस बन गए लला। जब आप इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ोगे ना, एग्जाम में भी नहीं गलत करोगे। और आपका जो एमटीएस हवलदार का एग्जाम कल से शुरू हुआ है ना, करंट के क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं कल शाम। और मुझे यार ना थोड़े और बच्चे हो जाएं तो एक बात के लिए थोड़ा सा माफी भी मांगनी है, और वो बात इतनी है, अभी एक बार पहले माफी मांगूंगा, एक बार लास्ट में। कल जब मैं आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे लेक्चर ले रहा था तो मैं बहुत जल्दी में था, जल्दी इन द सेंस तेज पढ़ा दिया। 2-4 बच्चों ने कमेंट में उसकी शिकायत की। बाद में जब सोते समय हम लेटे लेटे सोच रहे थे पूरे दिनचर्या को, आज पूरे दिन मैंने क्या किया, तो मैंने पाया ये बहुत जल्दी जल्दी आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे मैंने चीजें कर दी। तो मुझे लगा कि मैं शॉर्ट्स बना के माफी मांगू कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं इतना तेज नहीं जाऊंगा। फिर लगा सुबह तो आप लोग को पढ़ाऊंगा ही, तो माफी मांगूंगा कि कल आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे मैंने बहुत तेजी से रिवीजन करवाया था। हालांकि मैं तेज रिवीजन करवाता हूं, लेकिन कल कुछ ज्यादा तेज हो गया था। तो मैं उसके लिए आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं कि नहीं, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। आप में से जिसने भी कमेंट किया था वो सही कमेंट किया था। मैं खुद उस लेक्चर को बाद में देखा, मुझे बहुत ग्लानि महसूस हुई कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा, जरूर ध्यान रखूंगा। क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भैया इस पुरस्कार को जरूर याद रख लेना। देखो, जितने लोगों का क्रैफोर्ड पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में। इसका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में यह दिया जाता है, दैट इज जियो साइंस, पृथ्वी विज्ञान, ठीक है ना, पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में, पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। उसको दिया जाता है जो जियो फिजिक्स, ठीक है ना, जो जियो फिजिक्स के साइंस में, जियो साइंस में क्या करे कि अल्टीमेट एकदम बढ़िया इनोवेशन, बढ़िया रिसर्च करे। तो ये वीरभद्रन रामनाथ विदेश में प्रोफेसर हैं और इन्होंने इन्वायरमेंट, अर्थ और ह्यूमन लाइफ के ऊपर एक बहुत ही शानदार प्रयोग किया, जिसके लिए इन्हें इस पुरस्कार को एक और नाम से जाना जाता है, पृथ्वी विज्ञान का नोबेल, ठीक है ना। अब ये आपसे पूछ सकता है, पृथ्वी विज्ञान का नोबेल, पृथ्वी विज्ञान का नोबेल किसे कहा जाता है? ठीक है ना, कहा जाता है पृथ्वी विज्ञान का नोबेल। इनकी उम्र 81 वर्ष है, 81 वर्ष आयु है, अभी भी अपने रिसर्च को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो इनमें भी पॉसिबल, इट में भी कि आपसे भविष्य में पूछे कि हाल ही में 2026 में पृथ्वी विज्ञान का नोबेल किसे दिया गया। अच्छा, ये भी तुम्हें बताएं, ये 2026 में इनको 2024-25 का दिया गया है। तो ये है, अब सोचो 81 वर्ष आयु है, आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि एकदम बुजुर्ग से या ऐसे दिखेंगे? देखो, इनका हीरो टाइप नहीं दिख रहे, कहीं से लग रहे हैं कि 81 वर्ष के हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं, अपना पा गए पृथ्वी विज्ञान का नोबेल। भारतीय मूल के एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट वीरभद्र रामनाथ, कितना बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तुम लोग एक बात नोटिस करते हो, अक्सर विदेशी इसी कलर का शर्ट वोट पहनते हैं जो विदेश में रहने लगते हैं, लाइट कलर का शर्ट, ब्लैक कलर का कोट। तुम लोग भी यार एक इस कलर का शर्ट वर्ट लेके रख लो, इस पे ब्लैक कोट बहुत अच्छी आती है। और कभी इंटरव्यू देना हुआ, कभी ऐसे प्रोफेशनल जगह पे जाना हुआ तो जरूर। मेरे पास तो एक है, लेकिन अब वो खराब हो गई, मैं एक शर्ट ऐसी खरीदूंगा जरूर। सही नहीं कह रहा हूं लड़कों, तुम लोग के पास एक इस कलर की शर्ट ठीक ठाक और एक ब्लैक कोट जो हल्का फुल्का रखा करो, बहुत काम आता लल्ला। फॉर्मल पैंट, ब्लैक पैंट, इस कलर की शर्ट और कोट, क्योंकि व्हाइट खरीदोगे
तो ये लड़कियां हम लोग को क्या समझ लेंगी, बहरा। जैसे ही रेस्टोरेंट में जाओगे, एक गिलास पानी लाके दे दो, मैटर गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो ना। फिर तुम अब व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट और कोट पहन लो तो आधी तो बहरा समझ लेंगी हम लोग को, वो काम नहीं करना है ना, ऐसे वाले कलर का ले लेना। खैर, 81 वर्षीय भारतीय मूल के एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट वीरभद्र रामनाथन को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इसे जियो साइंस का नोबेल या पृथ्वी विज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है, जियो साइंस का नोबेल या पृथ्वी विज्ञान का नोबेल। अगले पे आएंगे लला, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। कल एमटीएस के पेपर में लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है ये पूछा था, मणिक राव कुछ करके नाम है ना, मणिक राव खानविलकर ये नाम। कल करंट अफेयर के कई क्वेश्चंस थे, लेकिन घुमा घुमा के पूछ रहा है। कल 8-10 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सर ए ऑप्शन, निवेदिता दुबे जी, ये है निवेदिता दुबे जी, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त की गई है, ठीक है ना। इनकी नियुक्ति को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया कि भैया हाँ आप रहेंगे, ठीक है ना। पहली बार ऐसा कोई हुआ है कि कोई मानव संसाधन के प्रभारी के, ये एचआर डिपार्टमेंट में नियुक्त हुई है, ह्यूमन रिसोर्स जो नहीं होता है मानव संसाधन विभाग, उसमें नियुक्त हुई हैं। अगले पे जाएंगे, 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, इसका मतलब 13 ही होता है, कहां मतलब आयोजित किया गया। देखो, अगर खंजर अभ्यास की बात करें तो ये जो हुआ था लाल, पहली बार ये हुआ था 2011 में, और जो अभी लेटेस्ट वाला हुआ था वो हुआ था आपके किर्गिस्तान में। यह अभ्यास बारी बारी से दोनों देशों में होता है। इस बार का आयोजन हुआ है असम में, असम, ठीक है ना, इस बार का आयोजन हुआ है असम में। असम में एक जगह पड़ता है मीसा मारी, ठीक है ना, असम के मीसा मारी नामक स्थान पर इसका आयोजन हुआ है। इस अभ्यास में भारत और किर्गिस्तान की सैनिकों ने भाग लिया है। यह अभ्यास किया क्यों जाता है सर, आतंकवाद विरोधी ये अभ्यास है, और इस अभ्यास में 2 जगह प्रैक्टिस किया जाता है, पर्वत वाले क्षेत्र में और शहर वाले क्षेत्र में। मतलब कि सेना तैयार होती है कि अचानक शहरी क्षेत्र में आतंकवाद जैसी स्थिति आ गई तो कैसे निपटेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में आ गई तो ये इस तरीके से किया जाता है। और ये एक बार भारत में होता है तो एक बार किर्गिस्तान में 2026। तो इस बार वाला भारत में हुआ है, 2027 वाला कहां होगा, किर्गिस्तान में होगा। तो ये भारत और किर्गिस्तान की संयुक्त सेना है जो कि ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 13वां करेंगे, ठीक है ना। तो खंजर 13, ये खंजर 13। कल तो आर्मी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, कल देखो सच बताएं, एमटीएस का कल भले एग्जाम हुआ है लेकिन आज तीनों शिफ्ट का एग्जाम होगा। आज सही मायने में पता चलेगा कि पेपर कैसा आ रहा है। कल एक शिफ्ट का हुआ था, उसी में लगा, और पेपर आ रहे उन्हीं सब टॉपिक से, लेकिन